जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चल रहा हूं मैं आपको बताने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12वीं की सेकंड किताब के तीसरे अध्याय के। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है जो कि क्या है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। देखिए, आप सब जानते हैं कि उस समय दुनिया में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। दो प्रकार की विचारधाराएं कौन कौन सी? एक थी पूंजीवाद और दूसरी थी समाजवाद। आप सब जानते हैं कि हमारा देश उस समय गरीबी के मकड़ जाल में था। पूंजीवाद तो हम अपना नहीं सकते थे और हम समाजवाद भी नहीं अपना सकते थे, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक अधिकार दे रखे थे अपनी जनता को। और जब लोकतांत्रिक अधिकार दे रखे थे और हमने अपने संविधान में प्रारंभिक तौर पर संपत्ति का अधिकार भी दे रखा था, जब हमने ये अधिकार दे रखे थे तो इसका मतलब हम किसी से उनकी संपत्ति तो छीन नहीं सकते थे। लेकिन इस गरीबी को भी दूर करना था, इस गरीबी को भी दूर करना था और हम प्राइवेट प्लेयर्स पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते थे। और उस समय का प्राइवेट प्लेयर भी हमारा इतना मजबूत नहीं था कि वो डोमिनेट कर पाए, वो सही ढंग से मार्केट को ऑपरेट कर पाए, उसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। ये बात आप जान लो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने और प्राइवेट प्लेयर्स ने, दोनों ने देश के विकास की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने का निर्णय लिया। सरकार ने ज्यादा जिम्मेदारियां ली और प्राइवेट प्लेयर्स को कम जिम्मेदारी दी, और इसके अंतर्गत हमने अपने देश के विकास को प्रारंभ किया। ठीक है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? तो इस प्रकार से यह मतभेद तो दूर होता है कि हम अपने आर्थिक विकास की क्या संरचना रखेंगे, किस रास्ते पर हम अपने विकास को लेकर चलेंगे। तो आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाने का काम भारत सरकार करती है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लगाने का काम सरकार अपने जिम्मे लेती है, और इसी के साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी कुछ जिम्मेदारियां देती है। तो आप सब जानते हैं कि भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलते हुए अपने देश की आर्थिक विकास की नींव रखी, और इसी के साथ ये भी मतभेद थे कि किस प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों में और विकास में, प्राकृतिक संसाधनों में और विकास में संतुलन बनाएं और कैसे देश के विकास को आगे बढ़ाएं। तो ये थे आपके कुछ मतभेद। तो इन मतभेदों को हमने बहुत ही सूझबूझ के साथ सुलझाया और देश के विकास को आगे बढ़ाया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उस समय हमारा देश 90% गांवों में रहता था और गरीबी से ग्रसित था, और हमारे देश में संपत्ति का अधिकार बहुत अमीर लोगों के पास था, जिस कारण से गरीबी बहुत बड़े स्तर पर थी और हमारे पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था। इसीलिए हमने जब अपने देश के आर्थिक विकास को प्रारंभ किया तो हमने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया। तो हमने पहले 5 वर्ष का जो विकास का संकल्प लिया वो हमने कृषि क्षेत्र का लिया, लेकिन हमें उस प्रकार का विकास नहीं दिखाई पड़ा जिस प्रकार की हमने अपेक्षा की थी। हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी कि गांव में लोगों की आमदनी इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन वो आमदनी उतनी बढ़ी नहीं, जिस कारणवश, और लोगों ने भी अपनी तरफ से निवेश नहीं किया, लोगों ने भी उतना एफर्ट नहीं डाला जितना सरकार ने एक्सपेक्ट किया था। जितना आशा की थी लोगों ने उतनी एक्सपेक्टेशन के साथ कृषि क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दिया, जिस कारणवश भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय बदलकर उद्योगों की तरफ कर दिया, क्योंकि उन्हें ये अपेक्षा थी कि अगर हम उद्योगों में पैसा लगाएंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसमें
इन्वेस्टमेंट पर बहुत कम खतरा होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि भगवान जब चाहेंगे आपकी किसानी को बर्बाद करके चले जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा उत्तर पश्चिम भारत में ओले बरस गए, सारी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। आप सब कुछ एक 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 छत के नीचे कर रहे होते हैं, जिससे कि आपकी चीजें सुरक्षित होती हैं और वहां पर निवेश में मुनाफा जल्दी दिखाई पड़ता है, जिस कारणवश भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपना ध्येय बदलकर उद्योग की तरफ कदम बढ़ाए। समझ में आया मिहुल कि नहीं आया? आ गया? अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हरित क्रांति क्या थी? आप सबको जैसे कि मैंने बताया है कि हरित क्रांति वो क्रांति है जिसने भारत के पेट की आग को बुझाया है। भारत के पेट की आग को बुझाने में इस क्रांति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप ये जान लीजिए, अगर ये क्रांति नहीं होती तो अमेरिका हमारी संप्रभुता खा जाता, क्योंकि वो हमें अनाज दे रहा था और वो हमें हर बात पर यही आंख दिखाता जब हम उसके खिलाफ बात करते तो, कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारा खाना रोक दूंगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति की तरफ कदम बढ़ाए और दुनिया के सबसे उच्च गुणवत्ता के बीजों को मंगवाकर भारत की समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को बहुत ही कम कीमतों पर उन बीजों को और कृषि संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर देश को अनाज की पैदावार की कमी की मकड़जाल से बाहर निकाला। और इस काम को करने में आपका पंजाब, आपका हरियाणा और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और देश रोटी के गर्द से बाहर निकला। और फिर देश ने गेहूं का बफर स्टॉक पैदा किया और आज देखिए आप दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादित करने वाले देशों में से एक हैं हम। तो इस प्रकार से हमारे देश की खाद्य समस्या का समाधान हुआ और हम अपनी संप्रभुता को बचा पाए, नहीं तो हमें मजबूरन अमेरिका के इशारों पर नाचना पड़ जाता अगर हम अपने खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तो आप इसके नकारात्मक पहलू भी याद कर लेना कि हरित क्रांति के नकारात्मक पहलू क्या हुए और हरित क्रांति के सकारात्मक पहलू क्या हुए। अब आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पर, जो कि आपके दूसरे प्रश्न से ही रिलेटेड है, जो मैंने आपको दूसरा प्रश्न बताया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे? देखिए, आप सबको पता है कि उस समय हमारे देश की 90% जनता गांव में रहती थी, गरीबी से ग्रसित थी, तो ये विवाद होना लाजमी था। सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर ही ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन जिस दर से हमने अपेक्षा करी थी उस दर का विकास हमें देखने को नहीं मिला था, जिस कारण से सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपना केंद्र बिंदु कृषि से हटाकर उद्योगों की तरफ कर दिया। और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बनता है कि सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर देश की जनता 90% गांव में है तो गांव का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। और मैं भी मानता हूं ये, लेकिन उस समय की स्थितियां हमारे लिए इतनी आसान नहीं थी। हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को आर्थिक तौर पर एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी था। हमें अपने आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना था और इसीलिए हमारा औद्योगिक सेक्टर की तरफ जाना कोई गलत कदम नहीं था। और हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि इस साइड जो अमीर वर्ग का व्यक्ति था वो भी इंटरेस्टेड था, लेकिन कृषि क्षेत्र में वो निवेश करने के लिए किसी भी तौर पर इंटरेस्टेड नहीं था। इन बड़े घरानों से पैसा निकलवाने के लिए सरकार ने औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान ज्यादा अग्रसर किया, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार उद्योग ही होता है।
जब तक आप एक अच्छा उद्योग नहीं बनाओगे अपने देश में, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। आप भी जानते हो गन्ना बेचने में पैसा नहीं है जितना पैसा चीनी बेचने में। चीनी बेच के आप जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा आप कभी गन्ना बेचकर कमा नहीं सकते। तो इसीलिए सरकार ने उस उद्योग की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह भी सच है कि जब तक कृषि क्षेत्र अच्छा नहीं होगा तब तक उद्योग भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप बहुत ही तार्किक तौर पर उत्तर लिखेंगे और बहुत ही सोच समझ के लिखेंगे। इसको जरूर आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।